आपसे सवाल ये कर रही हूं, हम दोबारा उसी गुलामी की चौखट पर जाकर खड़े हो जाएंगे अगर इस तरह एक देश, अमेरिका जैसा देश, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में सफल हो जाएगा? वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे ना फिर हम। इसमें दो चीज है कि एक तो हम मुझे लगता है कि इस डिबेट में हम बहुत ज्यादा इमोशनल और हाइपोथेटिकल इश्यूज को लेकर के इन्वॉल्व हो गए। जो रियलिज्म है उस पर हमको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि एट द मोमेंट ट्रंप अपने सेकंड कार्यकाल में कुछ एजेंडाज को लेकर के आए हैं, और उन एजेंडाज को पूरा करने के लिए वो हर तरह की रणनीति और हर तरह की नीति या नीति यूज कर रहे हैं या सारी नीतियों को तोड़ रहे हैं। आपका जो सवाल है कि क्या हम वापस से कोलोनलिज्म में चले जाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति यह है, देखिए एक दो चीज हमको यहाँ पर और ये समझनी चाहिए कि यहाँ पर चीन की बात हो रही है, और ये बात ठीक है कि चीन अपने इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा दूर है ईरान के मुद्दे को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो पिक्चर्स की आप बार बार जिक्र कर रही हैं, वो पिक्चर्स जो है वो बड़े फिल्टर्ड तरीके से उसको पेश किया जाता है। ईरान में दूसरे पिक्चर्स भी हैं जो कि सामने नहीं आ पाते हैं। नहीं, वो जो रजा पहलवी सब लोग अब सामने भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बढ़िया हुआ, ठीक हुआ। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी, हमारे पड़ोसी हैं ईरान के, उनसे ही बात यही हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि एक बड़ा तबका है जो है वो इस बात को लेकर के सेटिस्फाइड है कि ये जो लंबा एक एट्रोसिटी का एक लंबा दौर था वो खत्म हुआ है। लेकिन फिर मैं वापस उसी बात पर आता हूं, इसको अमेरिका, इसको खत्म करने वाला अमेरिका कौन होता है? मैं तो ये सर इमोशनैलिटी नहीं है अनवर साहब भाई, ये विशुद्ध इमोशनैलिटी भी नहीं है। अगर वहां अनडेमोक्रेटिक रजीम थी तो उस रजीम को बदलना वहां की जनता की जिम्मेदारी है। उसमें अमेरिका कौन होता है कि आकर घुस जाए और मिसाइलें उठाकर खत्म कर दे सबको? मैं एग्जैक्टली उसी बात पर आ रहा था कि इसमें अमेरिका कोई नहीं होता है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखने, इस बात के लिए अभी फिलहाल हमारे सामने कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें कि अगर हिंदुस्तान, चाइना और रशिया भी मिलकर के एक एक्सिस अगर खड़ा करें, क्या वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कोई दूसरा उपाय हो सकता है। मुझे लगता है कि एक चीज जो बार बार कंट्रोल होती है वो अमेरिका के अंदर से कंट्रोल होती है। जैसा अभी टैरिफ के मामले में भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बंदिश लगाई है और उसको गैर कानूनी करार दिया है। मुझे लगता है कि वहां की जो सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सेटअप इतना स्ट्रांग है कि फ्रॉम विद इन वहां से कुछ चीजें डेवलप हो सकती हैं। सर, ये तो और मुझे लगता है ये तो और बड़ा कंसर्न है। इत्तेफाक रखता हूं कि यूएन है वो टूथलेस टाइगर है, उसके ऊपर आप गोटरेस कुछ बोलते हैं, आप उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बैंक नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, ये तो और बड़ा कंसर्न है कि अमेरिका को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो खुद अमेरिका है। भाई, इस दुनिया में 200 देश हैं और वो 200 के 200 देश दरअसल गोइंग डाउन। फिलहाल तो ऐसी स्थिति दिख रही है, कोई डाउट नहीं, इंक्लूडिंग इंडिया। अनवर साहब देखिए, इंडिया के साथ मैं इस बात से थोड़ा सा अपने आप को परहेज कर रहा था इसे बोलने से, लेकिन अब मैं बोलता हूं ये बात कि हिंदुस्तान के साथ हमेशा से ये मुश्किल रही है कि हिंदुस्तान ने कभी भी खुल करके किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया है। सर, कहा इसी देश के रूलिंग डिस्पेंसेशन ने कहा कि अमेरिका कौन होता है, हमारी नीतियां तय करने वाला, हमारे फैसले तय करने वाला। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब दो हिस्सों में बटा है पूरी दुनिया, जब दो हिस्सों में बटी है, तो भारत ने अपने आप को एक या तो कहा है कि हम नैम पे, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे रहेंगे, या हम ना इस हिस्से में है ना उस हिस्से में। उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के इमोशंस काम नहीं करते हैं। कोई भी नॉन अलाइंड रहना, सर एक सेकंड, हाँ मैं आप ही के पॉइंट पर से सवाल पूछ रही हूं। नॉन अलाइंड रहना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी? I don't think so. I don't think so. Non-aligned रहना is not a good strategy. No, not in my opinion. तो what should India do now? इंडिया को अपने हिस्से तय करने होंगे और वो उसको देखना होगा कि वो कौन से धड़े के साथ खड़ा है। और नहीं, हम तो 2 दिन पहले संसद में इजराइल की कहकर आ गए कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। हाँ, तो भारत वो पहला देश है, अमंग द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने कि पैलेस्टीन को मान्यता दी है।
पर वो गुजरे तो इसका जमाने की भी मतलब बात हो गई क्या अब? हाँ, तो मतलब आप इजराइल के साथ खड़े हैं कि पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, पहले तो यह तय करना होगा आपको। हाँ, दोनों के साथ दोनों के साथ नहीं खड़े हो सकते, अगर दोनों के साथ खड़े होंगे तब आप गिरेंगे ही गिरेंगे। बैलेंस बहुत है। मैं मेजर जनरल आदित्य अरविंद भाटिया सर, ये दरअसल अब नॉन अलाइंड रहना इसकी सूरत हाल तो नहीं है, तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, और हम क्या इस स्टैंड के साथ खड़े हैं कि आप किसी भी देश में घुसिए, उसकी टेरिटरी में घुस जाइए, वहां के लीडर्स को, वहां के राष्ट्राध्यक्षों को आप बंदी बनाइए, जहां मर्जी वहां ले जाइए, और अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं, वो चाहे तेल का इंटरेस्ट हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स का इंटरेस्ट हो, कुछ इंटरेस्ट हो, आप उसको वो आपके इख्तियार में है। हम इस साइड खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। एक चीज बहुत आपको समझनी पड़ेगी, ये युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, लेकिन अगर हमारे पर कोई आंख उठाएगा तो हम उस आंख को कुचल देंगे। ये बात, ये इस आज की डिस्पेंसेशन या आज का भारत ये बोलता है। अब हम किसके साथ खड़े हैं? हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं। हम जो भी युद्ध कोई लाता है पूरे वर्ल्ड में, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो टेररिज्म जब आता है तो हम इजराइल और यूएसए के साथ अलाइंड दिखते हैं, जबकि यूएसए सबसे बड़ा टेररिस्ट मेरे हिसाब से है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसने टेररिज्म के ऐसे हालात क्रिएट किए हैं। लेकिन तो इजराइल जो 7 अक्टूबर को हुआ 2023 को, हम बिल्कुल अलाइंड थे कि जो हमस ने किया वो एक टेररिस्ट का काम था, सिविलियंस को मारा था। उसके लिए हम इजराइल के साथ तब खड़े थे और अब खड़े रहेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला आगे भी खड़े रहेंगे। तो हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम इसके भी अगेंस्ट हैं कि कोई अपनी मनमानी करके किसी सोवरेन कंट्री हो गया ना सर, ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं, अमेरिका इंपोजिंग टेररिज्म ऑन ईरान एंड वी आर नॉट ऑपोजिंग अमेरिका। ना, ये टेररिज्म तब होता है जब टेररिज्म की आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी, जो अब तक किसी ने मानी नहीं है। 140 परिभाषाएं हैं, लेकिन कोई भी देश टेररिज्म की एक परिभाषा नहीं बना पाया। मैं तो सर एक परिभाषा पर आपका जवाब चाहती हूं। किसी भी सॉवरेन कंट्री में घुसकर अमेरिका या कोई भी ताकतवर देश फॉरेन इंस्टेंस हमला कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप करेंगे। अगर आपके दोस्त के लिए जो आप समझते हैं कि उसका विश्व से पूरा नामो निशान मिट जाएगा, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गए तो मेरे को उस फैसिलिटी को बर्बाद करना है, तो आप करेंगे। क्यों नहीं कर रहा नॉर्थ कोरिया पे? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उसके पास ऐसी मिसाइल क्षमता है जो होमलैंड में जाके मारेगी। सर, ह्यूमन राइट्स के जितने इदारे पर खोलकर बैठे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर सबको बंद कर देना चाहिए। ये हम क्यों, किसको दिखाने के लिए? ट्रंप ने आधे तो बंद कर दिए, बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट थे जो भारत भी इसीलिए उस पर नहीं गया, क्योंकि ये ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है। कल को कश्मीर के लिए भी ऐसा बोर्ड ऑफ पीस आ जाएगा। तो ठीक सर, एक सेकंड। शीतल सिंह, आज ईरान पर हम या दुनिया के जितने देश हैं, मैं भारत की सत्ता को सिर्फ इकलौते सवाल नहीं पूछ रही हूं भाई, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम अपना देखेंगे कि ईरान का देखेंगे। लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स पर, इस तरह के सॉवरेनिटी पर अटैक पर हम आज खामोश रहे, तो दरअसल ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आगे आने वाले दिनों में कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, तो बहुत डेंजरस हो चुका है ये। अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 3 में कल्मिनेट हो सकता है। अब इसमें वक्त लग रहा है, वो ताइवान पे होगा कि किस पे होगा पता नहीं हमें। फिलहाल ईरान पे नहीं हो रहा है, लेकिन रास्ता वहीं पहुंच रहा है। इस तरह के लीडर्स जब आ जाते हैं, जैसे आ गए हैं, तो दुनिया के बांटने के लिए वो अब फिर से नए सिरे से बांटना चाहते हैं। उनके हिसाब से 45 का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था, जैसा रूबियो साहब कह रहे हैं, जो मैंने पहले कहा। तो अब वो नया बंटवारा, कम से कम संसाधनों का बंटवारा तो कर ही लेना चाहते हैं। उसमें भारत जैसे देश जो उनके मामलों में सबमिसिव हैं, उनकी शर्तों के सामना नहीं कर सकते, किसी भी तगड़े आदमी का सामना नहीं कर सकते, चाइना का भी तो नहीं करते हम। तो हमारी स्थिति एक दूसरी तरह की है इस समय, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सरवाइव करते रहें, कुछ डेमोगागरी करते रहें, झूठ बोलते रहें लोकल अवाम से, लेकिन अल्टीमेट इंटरनेशनल एरिना में हमारा बहुत बड़ा रोल नहीं है आबादी के अलावा। और ये ईरान में वो जो सत्ता परिवर्तन का, रिजीम चेंज का अमेरिका का सपना है, और अमेरिका उस इंटेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि किसी भी एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं। ये कितना अनवर साहब कह रहे हैं कि तस्वीर दूसरी है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, 8 दिन में विड्रॉ हो जाएंगे। अगर ये लड़ाई 8-9 दिन चली तो ये अमेरिका वापस चला जाएगा। अभी तेल के दाम बढ़ने, जैसे पिछली बार 2025 में गया। यस,
8-10 दिन से ज्यादा नहीं सरवाइव करेंगे, ये सारे दादागिरी सब निकल जाएगी। 8-10 दिन चलेंगे अभी ये। अगर 8-10 दिन में ईरान में वो रिजिम चेंज, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनमें वो एक रिलीजियस आधार पे बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन। अब कितने लोग अभी तेहरान में निकले हैं सड़क पर, मैं देख रहा हूं। तो ये अब मुझे नहीं लगता रिजिम चेंज हो पाएगी। कत्लेआम हो सकता है, जैसे बच्चों को मार दिया, 100 बच्चे मर गए एक प्राइमरी स्कूल में, बहुत से इंडिविजुअल्स भी मर गए, निर्दोष भी मारे जाते हैं सब में। नेता वेता तो पिछली बार भी जून में भी तो मार दिए थे इन्होंने, लीडरशिप के बहुत सारे लोग। देखिए वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत वो भी मतलब काफी जिद किए हुए हैं। और चीन वीन वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीन वगैरह बहुत चीजों पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली। अभी अपनी वजह से, अपने कारणों से वो इसको विलंब कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन यानी दूर की कौड़ी है शीतल जी, यही मैं समझ पा रही हूँ। सत्ता परिवर्तन अभी दूर की कौड़ी है ना ईरान में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन अभी ये कर पाएंगे। अभी ये लड़ाई 8-7 दिन के बाद बहुत सारे देश, जैसे आज वेस्ट के लोग बोल रहे हैं, फिर वो वाली बात को ये कह के कि भाई इन्होंने कहा इसलिए हमने अब कर दिया, लेकिन हमने इनका सब ये कर दिया वो कर दिया, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बता देंगे कि फिर अपने तो दरअसल वो एनरिचमेंट, फिर जो नया रिजीम अभी बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया, वो फिर दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर और यूरेनियम एनरिचमेंट पर आगे बढ़ेंगे। भाई अगर न्यूक्लियर वेपन्स पर ही दारोमदार टिका है किसी देश का, एग्जिस्टेंस टिका है, एग्जिस्टेंस तो बनाएंगे। देखिए ईरान की जो ओपन मतलब जो अनाउंस्ड पॉलिसी है, उसमें तो ये नहीं कहते कि हम इसको बम बनाने के लिए कर रहे हैं। और वो अभी तक उनका स्टैंड, देखिए ऑफिशियल स्टैंड ये है। और अभी तक जो उनके यहां पकड़ा है लोगों ने, वो भी उससे थोड़ा पहले वाली स्टेज पकड़ी है। और वो इस अभी जो डील हो रही थी जिसमें ओमान ये मीडिएट कर रहा था, उसके मिनट्स आज जारी किए ओमान ने, उसको आप देखिए तो सारी डील वो तो जीरो करने को तैयार थे। हाँ, वो जो भी बता रहे थे, हाँ। वो तो जीरो करने को तैयार हो चुके थे। तो ये तो देखिए, ये हमला इजराइल ने किया है। और ट्रंप इजराइल की बात में, ऐसा बार बार होता है, अमेरिकी नीतियों को इजराइल जरूरत से ज्यादा प्रभावित कर लेता है और कई बार वो अपने इंटरेस्ट में अमेरिका को साथ साथ एंगेज करा लेता है। ईरान नहीं, वो नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई भी अरब देश इस हालत में हो कि कभी उसके लिए खतरा बन सके। तो वो प्रीएम्प्ट पहले से करके सबको नुकसान करता रहता है। ठीक है सर, मैं छोटा सा विशंबर दयाल आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ। भाई ये अभी इस देश में, और मैं वापस इसको इमोशनैलिटी पर लेकर आना चाहती हूँ, जैसे अनवर साहब कह रहे थे, इस देश में शिया कम्युनिटी के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग सड़कों पर हैं। ये भारत के लिए अब नैतिक दबाव भी है क्या? नहीं, मैं नहीं समझ। देखिए ये इमोशनल इशू नहीं है। और देखिए ये इमोशनल इशू एक समुदाय के लिए हो सकता है, लेकिन भारत के लिए इमोशनल इशू नहीं है। और मैं पहले भी कह रहा हूं कि कंट्रीज ये मिस्टेक कर रहे हैं, इनको इमोशनल इश्यूज बना के, रिलीजियस इश्यूज बना के नेशनल इश्यूज बनाइए। तो नेशनल सोवरेनिटी ऑफ नेशंस के बलबूते पे यूएन के अंदर कल मीटिंग करके सब उसके खिलाफ खड़े हो। और आप अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा और बहिष्कार कर रहा। अमेरिका का बहिष्कार करने की बात क्यों नहीं करती दुनिया, अगर वो ये कर रहा है तो? इसी पॉइंट पर मैं सबसे बड़ा सवाल को वाइंड अप कर रही हूं कि जिस चीज की तवक्को दरअसल अब दुनिया के सारे संप्रभु राष्ट्र कर रहे हैं, और जिस चीज की तवक्को दुनिया के सारे संप्रभु देशों को करनी चाहिए, वो ये कि दुनिया में कोई एक मुल्क इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि आए और आप सबकी गर्दन पकड़ ले। कल उसकी, आज उसकी गर्दन पकड़ी, कल आपकी गर्दन हो सकती है। तो कम से कम ये यूनिटी की मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे, ये प्रायोरिटी इस वक्त दिखनी चाहिए भारत की भी।